इसमें आपको ये समझाना होता है कि जो भी क्वेश्चन है, प्रश्न है, मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ, उसको आप अपने नोट में लिख लीजिए। जो भी आप नोट्स अगर बनाते होंगे उसमें आप लिख भी सकते हैं ये सब क्वेश्चन, क्योंकि ये पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो उसमें पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान व्यापार के ढांचे का विवेचन कीजिए। ठीक है। उसने भारतीय उपमहाद्वीप में तत्कालीन बस्तियों के स्वरूप को कहाँ तक प्रभावित किया, मतलब बस्तियों के स्वरूप को कहाँ तक अपने उस बस्तियों को कहाँ तक इसने सभ्यता ने, सिंधु सभ्यता ने कहाँ तक प्रभावित किया। जो भी आज की बस्तियां हैं, जो भी आज के देश के स्वरूप हैं, वो कहाँ तक हैं। तो समझते हैं इसमें कैसे है क्या है। तो आपके सामने कुछ कुछ नक्शे हैं, जो कि ये आपके सैंधव क्षेत्र के नक्शे हैं कि इनका कहाँ तक इन लोग का बस्तियों का विकास हुआ। और जो भी बस्तियां हैं आपके सामने, प्रमुख बस्तियां ये सब हैं, धौलावीरा, लोथल। और ये जो है क्षेत्र, ये जो क्षेत्र है वह है मेसोपोटामिया का, मेसोपोटामिया, ये मेसोपोटामिया का क्षेत्र है जो आपके सामने है। इसमें आपका देखेंगे आपको ये और ये क्षेत्र आपको इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ से कई मोहरें हमें प्राप्त होती हैं जो ये संकेत करती हैं कि ये इस वाले क्षेत्र से हमें कई मोहरे ऐसे प्राप्त होते हैं जो कि यह सिद्ध करते हैं कि यहाँ से सैंधव और मेसोपोटामिया का व्यापार था। तो शुरू करते हैं आज की क्लासेस। और ये दजला और फरात नदियाँ हैं, इसी के मध्य में आप कह सकते हैं कि मेसोपोटामिया सभ्यता की जन्म हुआ। यहाँ पर पर्शियन गल्फ है, कैस्पियन सागर है ये। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ इजिप्ट का एक महान बस्ती और सभ्यता शुरू हुआ। मैं उसके बारे में बाद में चर्चा करूँगा, क्योंकि ये आज टॉपिक नहीं है। तो चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो नोट करिए, आर्थिक ढांचे से बस्तियों का स्वरूप। तो आज का टॉपिक हमें ये है कि आर्थिक ढांचे से बस्तियों का स्वरूप। तो आज का टॉपिक ये है, तो समझिए। ठीक। तो इसमें ये है कि सैंधव घाटी जो क्षेत्र है, वो अधिकांश बस्तियां उसकी, जो भी सैंधव का क्षेत्र में जो भी बस्तियों का हमें पाई जाती हैं, सैंधव जो भी क्षेत्र की जो बस्तियां हमें पाई जाती हैं, वो अधिकांश आप देखेंगे कि सिंचाई सुविधा जहाँ आसान हो, जहाँ सिंचाई हमें आसानी से मिल सके, वहीं पर इन बस्तियों का विकास भी हुआ है। विकास हमें उन्हीं उन्हीं जगहों पर हुआ है जहाँ पे यहाँ सिंचाई हो सके। अर्थात ज़्यादातर बस्तियाँ हमें नदियों के किनारे ही मिली हुई हैं, नदियों के किनारे ही मिली हुई हैं, जिससे हमें ये सब स्पष्ट होता है कि
कहीं न कहीं उनका जो भी आधारभूत ढाँचा था, वो कृषि से संबंधित था, जिससे कि उनका यह स्वरूप देखा जाता है कि जो भी उनके नगर विकसित हुए हैं, वो उनका जो आधार है वो कृषि ही है। इसलिए उनके कृषि को लेकर उनका एक अलग नज़रिया था, उनके नगरों का विकास भी एक अलग तकनीक था। अब देख सकते हैं कि जो भी उनके प्रमुख नगर हैं, जो भी उनके प्रमुख नगर हैं, वो ऐसी-ऐसी जगहों पर हैं, जो कि आप पाएँगे उनके जो प्रमुख नगर के आधार जो हैं, देखिए जैसे जो भी उनके प्रमुख नगर के आधार हैं, वो आप देखेंगे कि कच्चे माल जहाँ पर कच्चे मालों का जो आपूर्ति है, वो सुनिश्चित हो सके। कच्चे माल का स्रोत जहाँ से कंटिन्यू सैंदो क्षेत्र के नगर में आ सके, जो भी नगर उनके हैं वहाँ पर तुरंत उनको मिल सके। उन जगहों पर उनके विकास हुए हैं, उनकी बस्तियों का विकास उन्हीं जगहों पर हुआ है। दूसरा आधार ये है कि उपजाऊ क्षेत्र हो, ये पहला आधार था कच्चे मालों का, कि वहाँ स्रोत कच्चे माल का हो। दूसरा आधार ये था कि वहाँ उपजाऊ भूमि हो, उपजाऊ क्षेत्र हो, जिससे कि वहाँ पर अधिक से अधिक मात्रा में या कृषि हो सके या कच्चे मालों का आदान प्रदान हो सके। वर्तमान में हम लोग देख सकते हैं कालीबंगा के घग्गर नदी के किनारे उनके नगर विकसित हुए थे। फिर आप देखेंगे जो सैंदो क्षेत्र के लोग थे, वो परिवहन में ठोस पहियों का यूज़ ज़्यादा करते थे। उनको ज़्यादातर उनके देखेंगे तो आप पाएंगे बैलगाड़ियों का उपयोग ज़्यादा करते थे। और बैलगाड़ियों में आप जैसे जान सकते हैं कि आज जैसे हम लोग देखेंगे अच्छे अच्छे टायर आ चुके हैं, और बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड के, जैसे आप लोग जानते ही होंगे, मैं उस ब्रांड का नाम नहीं ले सकता, पर आप लोग में बहुत लोग जानते होंगे टायर के बारे में। तो उस समय ऐसे टायर उपयोग में नहीं आते थे, और इनसे क्या होता था कि इससे उनके जो बैलगाड़ियों के जो चक्के थे, जो पहिए थे, वो बहुत ही भारी होते थे, जिससे कि वो कीचड़ और दलदल में जो दलदल में फंस जाते थे, जिससे कि उनका व्यापार बारिश के दिनों में आसान नहीं होता था। इसलिए ज़्यादातर बस्तियां ऐसे क्षेत्रों में लगाई गई थी अर्ध शुष्क हों जो कि अर्ध शुष्क क्षेत्र हों। तो इसलिए उनको देख सकते हैं कि ज़्यादा बस्तियां अर्ध शुष्क क्षेत्रों में निर्माण की गई थी, जिससे कि उनका जो व्यापार है वो सुचारू रूप से हमेशा 12 महीना चलता रहे, कंटिन्यू रहता रहे, जिससे कि उनके विकास अधिकतम हो सके और उनका व्यापार भी अधिकतम हो सके। और फिर बारिश के आप दिनों में आप देखेंगे कि परिवहन उनके जो परिवहन का क्षेत्र है, जैसे जब बारिश होता है तो उसमें आप मोटे चक्का या आप बोल सकते हैं कि पहिए का यूज जो भी क्षेत्र कर रहा होगा, वो एक बेहतरीन जगह पे होगा, तभी वहाँ से व्यापार विकसित हो पाया होगा। ठीक। तो हम देख सकते हैं कि जो हड़प्पा है मोहनजोदाड़ो जैसे हड़प्पा हो गया और मोहनजोदाड़ो हो गया, तो इन इन क्षेत्रों का विकास, इन नगरों का विकास जो तुलनात्मक रूप से अपेक्षाकृत जो और नगर हैं उनसे उनसे ज़्यादा इनका विकास हुआ। इनका विकास इसलिए ज़्यादा हुआ क्योंकि ये सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों का जो नियंत्रण है, शायद शायद इन लोगों के पास होगा।
या होती होगी। इसलिए इन लोग की जो बस्तियां हैं ये अपेक्षाकृत और सब बस्तियों से ज़्यादा बहुत ज़्यादा विकसित हुई। और जो भी सैंधव लोग थे या वासियों का अधिकांश व्यापार पश्चिम एशिया से होता था। जो भी उनका पश्चिम एशिया से उन लोग का व्यापार अधिकांश होता था, जिससे कि यह आप देख सकेंगे कि इनका जो भी सैंधव बस्तियां था, इनका जो व्यापार का जो मार्ग हो तो यहाँ पे ज़्यादा बस्तियाँ होंगी। जैसे आप लोग उदाहरण के तौर पे, मुझे व्यापार यहाँ करना है, ठीक। यहाँ पे बारिश ज़्यादा हो रही है, यहाँ बारिश हो रही है, मेरा रूट मैं मुझे यहाँ से बस्तियों का विकास मैं ज़्यादा करूँगा। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ मोटे पहिए का यूज ज़्यादा करना है, बैलगाड़ियों का यूज मुझे ज़्यादा करना है। तो मुझे इन क्षेत्रों के ऊपर ज़्यादा बल देना पड़ेगा, और इन क्षेत्रों पर बल देने से हमें बस्तियों का विकास ज़्यादा करना होगा, और जो भी बस्तियां यहाँ होंगी उन्हें ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ठीक। तो ऐसे ही आप देखेंगे कि इन सब जगहों पर बस्तियों का विकास ज़्यादा हुआ। और पश्चिम एशिया से इन लोगों का व्यापार अधिकांश रूप से संचालित होता था, जिसके कारण जो सैंधव बस्तियों का निर्माण है वो लवड़ी भूजल वाले क्षेत्रों में और वह क्षेत्रों में अधिक हुआ, और जिससे कि इनका लवड़ी भूजल वाले और शुष्क क्षेत्र में अधिक, ठीक। और जैसा कि आप लोग जानती हैं कि सैंधव क्षेत्र में जो भी धातुएं, अधिकांश धातुएं, महंगी कीमती धातुएं, वे बाहरी जगत से ही आती थी। जैसे टिन हो गया, चांदी हो गया, ये सब ईरान से आता था। लाजवत मणि जो अफगानिस्तान से आता था, निर्यात होता था, ठीक। तो ऐसे इन लोग की बस्तियों का अधिकांश स्वरूप विकसित हुआ, जो कि हमें आप ये क्वेश्चन को आप इस तरीके से तोड़ सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, अगर आप इन सब क्वेश्चन को, जैसे मैंने आपको पहले क्वेश्चन जो भी बताएं, उन्हें आप इस तौर से आप देखेंगे तो ये क्वेश्चंस आपका आसानी से हो जाएगा, ठीक। अब हम देखते हैं कि जो भी मेसोपोटामिया से इनका संपर्क था, जो भी सैंधव क्षेत्र है और सैंधव घाटी सभ्यता। अब नया टॉपिक हम लोग देखेंगे, ठीक। नया टॉपिक ये है कि सिंधु सभ्यता या बोल सकते हैं घाटी सभ्यता या सिंधु सभ्यता, और मेसोपोटामिया सभ्यता, पोटामाई मियाई संपर्क। इन लोग के बीच में हम लोग संपर्क देखेंगे कि मेसोपोटामिया से संपर्क कैसा था। तो जैसा कि आपको मैंने पहले ही कुछ नगर देखा है, जैसे ये नगर है, आप यहाँ देखेंगे तो आप पाएंगे कि मेसोपोटामिया का जो भी स्थिति है वो सैंधव के स्थिति से कुछ भिन्न है। आप यहाँ कुछ भिन्न पाएंगे। जैसे इन लोग का बस्तियों का विकास है और इनके बस्तियों का विकास अलग अलग जगहों पर हुआ है, मतलब अलग अलग क्षेत्रों में विकसित हुए हैं, जिससे कि इनके जो नगर हैं वो भी अलग होंगे, सभ्यताएं भी अलग होंगी, पर इनके बीच में कुछ समानताएं भी पाई जाती। जैसे कि आप इन क्षेत्रों में देखेंगे, मेसोपोटामिया की सभ्यता में भी आप देखेंगे ईंटों का प्रयोग होता है। यहाँ क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता में पकी ईंटों का प्रयोग होता है, वहाँ भी ईंटों का प्रयोग होता है।
पर ईंटों में भी उनके उनके यहाँ जो ईंटें हैं वो धूप से सेके हुए होते हैं, और यहाँ पे पकी ईंटों का ही प्रयोग होता था। और वहाँ पे अनेक सारी बस्तियों का विकास हुआ, यहाँ पे कम बस्तियों का विकास हुआ। सैंधव क्षेत्र में नगरों का विकास कम हुआ है मेसोपोटामिया की अपेक्षा। और यहाँ पे आप देखेंगे इनकी अपेक्षा सैंधव क्षेत्र में कम विकास नगरों का विकास हुआ है, जबकि मेसोपोटामिया में नगरों का विकास अधिक हुआ है। और इसका अनेक कारण हैं, इनके भी अनेक कारण हैं। वहाँ की परिस्थितियाँ अलग थी, यहाँ की परिस्थितियाँ अलग है, वहाँ की सभ्यताएं अलग थी, वहाँ की लिपियाँ अलग थी, यहाँ की लिपियाँ अलग हैं। तो ऐसे ऐसे आप पाएंगे, तो आप देखेंगे कि उनके बीच में संपर्क और आधुनिक चीज़ें अनेक पाई जाती हैं। ठीक है, तो हम आज इसमें तो इनके बीच में हम लोग संपर्क के बारे में आपको बताएंगे। इनका जो सैंधव बस्तियों का जो वैदेशिक संपर्क है नवपाषाण युग की ही देन है, जब मेहरगढ़ के लोगों ने सैंधव क्षेत्रों के लोगों से व्यापार संबंध बनाए थे। अभी आरंभिक चरणों में जब मेहरगढ़ के से प्राप्त प्रमाण इसी ओर इशारा भी करते हैं। जब आप देखेंगे मेहरगढ़ के लोग जो जो इनके सैंधव क्षेत्र में से व्यापार करते थे, तो वो इसी चरण में ऐसे प्रमाण हमें मिलते हैं कि मेहरगढ़ से जो हमें प्रमाण इस समय मिलते हैं वो हमें इसी तरह इशारा करते हैं कि यहाँ से संपर्क सुचारू रूप से चलता था। जो जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि 1800 ईसा पूर्व तक हमें यहाँ से सैंधव सभ्यता का जो व्यापार था उनका प्रमाण नहीं मिलता है, जबकि ये मेसोपोटामिया सभ्यता आगे तक गई थी और सैंधव सभ्यता कुछ समय पहले ही अपने पतन की तरफ अग्रसर हो गई थी। और मेहरगढ़ से जो भी हमें प्रमाण मिलते हैं वो यही इशारा करते हैं कि यहाँ से जो व्यापार होता था वो नवपाषाण युग का ही देन है, ना कि बाद में हुआ था। और स्थानीय स्तरों से भी उपलब्ध नहीं थी, बाहर से लाई गई थी। ठीक है, धातुएं जो थी वो स्थानीय जो धातुएं हमें प्राप्त होती हैं। ठीक है, जो धातुएं सैंधव सभ्यता के लोग जो भी धातुएं यूज करते थे वो स्थानीय तौर पे नहीं थी, वो स्थानीय लोगों द्वारा उन्हें नहीं बनाया गया था। उन्हें व्यापारिक मार्गों से ही लाया गया था। व्यापारिक मार्गों से ही लाया गया था, जिससे कि हमें अनेक चीज पता चलता है। ठीक है, और संभवतः इन्हें पश्चिम एशिया से लाया जाता था। जो धातुएं थी वो पश्चिम एशिया से ही लाई जाती थी, ना कि और कहीं से, जैसे कि मैंने आप लोग को पहले ही बता चुका है। उन्होंने मेसोपोटामिया के व्यापार को कई चरणों से प्राप्त किए होंगे। इस व्यापार को हम लोग एक प्रमाण को नहीं दे सकते। जो भी मेसोपोटामिया से जो भी उनका व्यापार होता था वो एक चरण की देन नहीं है, वो कई चरणों में इन लोग का होता था व्यापार। मतलब शुरू में आरंभिक चरण में कुछ और था, मध्य चरण में कुछ और था, फिर जब पतन से पहले वाले चरण में कुछ और था। तो ऐसे प्रमाण भी मिलते हैं। सैंधव की मोहरों पर जलपोत की आकृति भी उन्हें इसी चीज का भी प्रमाण देता है। जैसे कि मैं जो प्रमाण हमें पहले पास है वो हमें ये है कि जो भी सैंधव के मोहर थे उनमें हमें देखेंगे कि हमें जो भी मोहरें प्राप्त हुई हैं उसमें जलपोत की आकृति है, जलपोत की आकृति है। और
इससे कि हमें ये पता चलता है कि व्यापार समुद्र मार्ग से होता था, ये संकेत हमें मिलता है। और दूसरा चीज़ हमें कहाँ मिलता है, ये मिलता है हमें मेसोपोटामिया के उर नगर। जैसा कि मैंने आपको बताया है, यहाँ दिखाया भी है कि मेसोपोटामिया के उर नगर, जो अब देख पाएंगे, ये क्षेत्र सुमेरियंस के आसपास जो आधुनिक चीज़ें हैं, ये क्षेत्र है उरनगर। तो यहाँ से आप लोग पाएंगे कि सैंधव वस्तुएं यहाँ से मिली हैं। ठीक है, सैंधव वस्तुएं यहाँ से प्राप्त हुई हैं, जो कि आप लोग को पता होगा, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया है। ठीक है, जो भी, और यहाँ से ही मतलब कुछ देन इस तरफ से आप लोग देख सकते हैं कि उरनगर आप लोग नोट भी कर सकते हैं। इसलिए मैं यहाँ आपको बताने के बाद यहाँ एक बार लिख देता हूँ कि आप लोग अपने जो भी पेन कॉपी आप अपने पास रखे होंगे उस पर आप लोग नोट भी कर पाएंगे, जिससे कि आप लोग को आराम से समझने में आसानी हो। और तो अपने टॉपिक पे आते हैं। ठीक, नोट भी करते जाइए, जिससे कि आप लोग बाद में एक बार फिर आप देखें तो मिल जाए। और जो भी मैं बोल रहा हूँ वो अपने, जो भी आप लोग को इसमें सही लगे वो आप लोग अपने कॉपी पर लिखते जाइए, नोट करते जाइए। और क्योंकि ये हर एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंस है इसकी। तो चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं। जो क्रीट की कब्र है वहाँ से सैंधव का बना हुआ तांबे का श्रृंगारदान भी मिला हुआ है। और तीसरा जो हमें प्राप्त प्रमाण है, जो मैं ये सब ठोस प्रमाण आपको बता रहा हूँ, जो भी मेसोपोटामिया के अभिलेखों में सैंधव से व्यापार की चर्चा की गई हैं। मेसो के अभिलेख में मेसोपोटामिया के अभिलेखों में सैंधव से व्यापार की चर्चा की गई हैं। मैं यहाँ ऐसे शॉर्ट टर्म लिख रहा हूँ, व्यापार, तो यहाँ चर्चा की गई है। ठीक, तो और ऐसे ही आप लोग का है। तो आगे हम लोग देखेंगे कि एक विद्वान है सीजे गोड्स नाम के, ये वो है गोड्स नाम के एक विद्वान है। उनके अनुसार बोला गया है कि इसी लाजा काल में, जो मैं आपको लिख भी देता हूँ, इसी लारसा काल में सैंधव वस्तुओं के प्रमाण बहुत कम है। ऐसा लगता है कि यह व्यापार अपने पतन की ओर अग्रसित था। संभवतः सैंधव नगरों के पतन में, जो भी सैंधव नगर के पतन हुए हैं, उनमें यह कारक प्रमुखता से उत्तरदायी रहा होगा। अब कौन से वो है उनके, तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि मेलुआ क्षेत्र से द्विभाषी और वहाँ के आने वाले तांबे, सोने, काली लकड़ी, हाथी दांत की वस्तुएं उल्लिखित मिलती हैं। ठीक, और हालांकि नगरीकरण भी बहुत ज़्यादा हमें प्राप्त नहीं होता। तो इस तरह से हमें बहुत चीज़ पता चलता है। ठीक, क्रीट से हमें प्राप्त एक मोहर पर 2 शेरों से लड़ती एक नारी की आकृति भी पाई गई है या दिखाई गई है। ऐसी आकृति जो है सैंधव मोहर पे भी प्राप्त होती है। संभवतः यह व्यापारिक और सांस्कृतिक आदान के
फलस्वरूप था। कालीबंगा इस क्षेत्र से बेलनाकार मोहरें हमें प्राप्त हुई मेसोपोटामिया की। हमें जो मोहरें प्राप्त हुई हैं वो मेसोपोटामिया की बेलनाकार भी मोहरें प्राप्त हुई हैं। बेलनाकार मोहर ये हमें मेसोपोटामिया के शहरों में देखने को मिलता है, क्योंकि मेसोपोटामिया के लोग ज़्यादातर बेलनाकार यूज करते थे, और यहाँ के लोग आपको आयत और वर्गाकार ऐसे मोहरे आपको यहाँ पर बनाते थे, यहाँ के लोग वासी सेंधव के। तो हमें इन चीज़ों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक। आर्थिक आधार पे मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि पशुपालन और कृषि समाज का अनुमान स्वाभाविक है। ठीक है, अनुमान यही लगाया जाता है कि आर्थिक आधार पर शिकार, पशुपालन और कृषि यही की जाती होंगी। मोहरे से जो हमें प्राप्त जो संकेत है यही दर्शाता है कि जो शिल्प वर्ग है वो मृत भांडों का निर्माण, मूर्ति कला निर्माण, आभूषण निर्माण, मोहरे, अस्त्र शास्त्र जो भी का निर्माण और मन का निर्माण, ये सब का शिल्प व आर्थिक में मैंने आपको ये चीज़ पहले ही पढ़ा दिया, इसलिए मैंने आर्थिक रूप से आपको पहले ही इन चीज़ों से अवगत करवा दिया था। राजनीतिक आधार पे हम लोग आपको ये बता सकते हैं कि जो कुछ लोग सैनिक के रूप में भी वहाँ या सुरक्षाकर्मी के रूप में अपनी सेवाएं देते थे। ठीक है, ऐसा हो सकता है, मैं ये बोल नहीं रहा हूँ कि ऐसा हुआ होगा। ऐसा हो सकता है कि राजनीतिक आधार जो है, जो भी राजनीतिक आधार है, और तो उनमें आपको पाएंगे कि वहाँ कुछ लोग सैनिक भी होंगे या सुरक्षाकर्मी भी होंगे, कि वो दुर्ग क्षेत्र को देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता है। जो दुर्ग क्षेत्र हैं, ये अनुमान कैसे लगाया जा रहा है कि ये अनुमान कैसे लगाया जा रहा है क्योंकि वहाँ पर जो दुर्ग पाए गए हैं, दुर्ग मतलब बड़ा इलाका जहाँ पे शासक वर्ग रहते थे, इनका देखकर भी अनुमान लगाया जा रहा है कि वहाँ पर सैनिक की उपस्थिति या सुरक्षाकर्मी की उपस्थिति रही होगी। ठीक है, और व्यापारिक मार्ग मैंने आपको पहले ही बताया। ग्रामीण क्षेत्र, शहर के बीच के बिचौलिए, सामान ढोने वाले, ये सब मैंने आपको पहले ही बताया कि ये सब है वहाँ बस्तियों में, इन लोग की भूमिका भी रही होगी। ठीक है, सामाजिक जीवन में बस्तियों में आपको कहीं भी आप पहले के युग में देख सकते हैं कि वहाँ पर दास भी होंगे, श्रमिक भी होंगे, साफ सफाई करने वाले भी होंगे, ऐसी आजीविका ग्रहण करने वाले लोग भी या वर्ग भी रहे होंगे। तो ये सब तो समान चीज है। धार्मिक आधार पर भी आप लोग देख सकते हैं एक चीज और बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि अनेक आपके उसमें जो भी आप प्रीवियस ईयर देखेंगे तो धार्मिक आधार पे भी लोगों का पूछा गया है, सैंधव वासियों द्वारा उनका धार्मिक आधार क्या था, उनके धार्मिक स्वरूप का उल्लेख कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में देखने को मिलते हैं। ठीक है, धार्मिक आधार पे तो ऐसे इनके आधार पे आपको देखेंगे कि यहाँ पुरोहित को भी आजीविका के आधार पर कहा जा सकता है कि ये भी आजीविका के आधार पर थे, बनाया गया था इनको पुरोहित वर्ग। और क्योंकि मोहनजोदाड़ो से जो भी हमें स्नानागार है और स्नानागार की जो प्राप्ति हुई है, अन्नागार की जो प्राप्ति हुई है, हमें इन चीजों से हमें संकेत देता है कि वहाँ पुरोहित वर्ग भी होंगे और पुरोहित आवास भी थे। अनाज का जो भंडारण किया जाता था वो भी किसी न किसी चीज के चढ़ावे के रूप में देखा जा सकता है। तो
आज की समाप्ति यहीं पर रखते हैं, क्योंकि आगे का वीडियो मैं जो भी हम लोग चर्चा करेंगे वो रहेगा हमारे उनके सैंधव क्षेत्र की उत्पत्ति के बारे में। हमें पहले हम लोग ने आर्थिक रूप मैंने देख लिया, मैंने आप लोग को आर्थिक पढ़ा दिया, उनकी बस्तियां पढ़ा दी, बस्तियों का स्वरूप या बस्तियों का जो भी आपका है मैंने वो पढ़ा दिया। अब हम देखेंगे उनकी उत्पत्ति, और उत्पत्ति हम लोग देखेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि उनकी उत्पत्ति कैसी थी, उनके वो विदेशी थे या देसी थे। तो इन चीज़ों के हम बारे में हम लोग अब अगली कक्षा